हे एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है एडीएचडी, जिसमें कि सिम्टम्स रहते हैं इनअटेंटिव, इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे और आप घर पे इसको कैसे थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मलाइज कर सकते हो औरों के लिए या अपने बच्चे के लिए। तो डॉक्टर प्रीति बताएंगी हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब। तो आज इनअटेंटिव शायद हाइपर एक्टिविटी एंड इनअटेंशन, ये तीनों चीजें कंबाइंड होती है एडीएचडी में। ओके थोड़ा सा नुआंस है एडीएचडी को समझने के लिए जो जरूरी है। एसेंशियली हम तीन एस्पेक्ट्स की बात करते हैं व्हेन वी लुक एट एन एडीएचडी प्रेजेंटेशन। इनअटेंशन, जैसे आपने बताया कि ध्यान ना दे पाना, ज्यादा देर तक ध्यान ना दे पाना, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो एक इशू वो रहता है कि बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है ज्यादा, एंड देन ऑब्वियसली अडल्टहुड में भी वो कंटिन्यू करता है। आई हैव हैड एडीएचडी, आई एम लिविंग विद एडीएचडी, सो इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आज लिटरली आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। द अदर टू एस्पेक्ट्स, सो इनअटेंशन को एक तरीके से हम बाकी दोनों एस्पेक्ट से सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज इनअटेंशन अकेले प्रेजेंट कर सकता है। उसको हम लोग एक मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोग बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है, अगर बच्चा डायग्नोसिस के लिए आ रहा है या असेसमेंट के लिए आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी जनरली साथ में जाता है। सो हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव भी होगा और साथ में इनअटेंशन भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? सो देयर आर, एक तरीके से हम कह सकते हैं, थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस एडीएचडी किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। प्राइमरीली इनअटेंटिव टाइप, जहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं है, बैठा है एक जगह, बट दे आर जस्ट नॉट एबल टू सस्टेन अटेंशन फॉर द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ टाइम। जितनी देर तक उसको ध्यान देना उससे एक्सपेक्टेड है कि तुम आधा घंटा या एक घंटा चुपचाप बैठ के अपना काम करो, वो नहीं कर पाते हैं। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम, एंड देन दैट इज देयर मैक्सिमम। उसके बाद फिर माइंड वॉन्डर कर जाता है। बट जो हम देखते हैं, लाइक द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस इज कि मान लो इरेजर के साथ कुट 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 चल रहा है, नोटबुक में डूडल कर रहे हैं, ठीक है, बैठे हैं एक जगह। इट्स नॉट, सो देयर इज नो हाइपर एक्टिविटी एज सच कि घूमे जा रहा है, गेटिंग अप फ्रॉम द सीट, फिजिटी, कांस्टेंट मूवमेंट शायद नहीं है। चाइल्ड इज सिटिंग क्वाइटली बट नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द टास्क एट हैंड, जो भी उसको करने बोला गया है या जो भी एक्सपेक्टेशन है उस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहा, बिकॉज द माइंड हैज वॉन्डर्ड। बाहर देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, बाहर कुछ कुछ चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है जो बाहर हो रहा है, स्पेशली द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड अ विंडो। ये स्कूल्स में बहुत ज्यादा हमें कंप्लेंट्स आते हैं टीचर्स से कि बाहर देखता रहता है, क्लास में ध्यान नहीं देता, ठीक है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ एडीएचडी और एडीडी हम लोग इसको बोलते हैं। The other type is the primarily hyperactive impulsive type, जहाँ पे hyperactivity बहुत ज्यादा होता है। impulsivity का मतलब क्या है कि impulse पे काम करना, मतलब बिना सोचे कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका आउटकम क्या हो सकता है। सामान लेके फेंक दिया, धक्का मार दिया, बाल खींच दिया। दीज आर द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स दैट वी रिसीव फ्रॉम स्कूल्स, फ्रॉम पेरेंट्स, जो हमें बोलते हैं कि इस तरीके के कंप्लेंट्स आ रहे हैं स्कूल से कि ऐसे ऐसे करता है, किसी का चीज ले लिया, फाड़ दिया। So those kinds of behaviors where the child is unable to think of what is going to happen if I do this. अगर एक negative outcome होगा तो हम वो चीज नहीं करेंगे. So that is acting on impulse. एक लेवल पे impulsivity सब बच्चों का होता है, ठीक है, सब बच्चे। सो अगर आप टॉडलर्स को देखेंगे, 2 साल 3 साल के बच्चे को अगर आप देखेंगे, कॉपी किताब फाड़ना बहुत कॉमन है, बस मन हुआ फाड़ दिया। दैट इज डेवलपमेंटली नॉर्मल, क्योंकि उस तरीके से बच्चे एक्सप्लोर करते हैं अपना एनवायरनमेंट। लेकिन वहां पे जब, जैसे मेरी बेटी क्या करती थी, अभी तो नहीं करती, लेकिन जैसे उसने बहुत सारे बुक्स के, अपने बचपन के 2-4 बुक्स के ऐसे कवर्स बस देखने के लिए, मान लो पुराना बुक है, सेकंड हैंड बुक है, तो थोड़ा सा जो ऊपर का कवर है थोड़ा सा फटा हुआ है, क्यूरियोसिटी क्या है ये, फिर वो निकाली उसको, वो फटते फटते चला गया, बहुत मजा आया उसको, तो वो फटते चला गया, फिर वो फट गया, फिर उसको सडनली रियलाइज हुआ कि अरे ये तो फट गया पूरा, एंड देन शी वुड स्टार्ट क्राइंग एंड पूरा मतलब वहां पे मेल्टडाउन की, मम्मी मेरी बुक फट गई, ठीक है। बट
with age what has happened is she has learned कि अच्छा ये करने से ये होता है. That is how most children learn. Impulsivity जब problematic form में present होता है बच्चे में, तो वो जानने के बावजूद कि अगर मैंने ये किया तो ये फट जाएगा, वो जानने के बावजूद they are unable to control that impulse. That is the idea. कि मेरा मन हुआ, मैंने मेरे दिमाग में आया कोई चीज फेंकने का, मैंने फेंक दिया, चाबी लेके खिड़की के बाहर फेंक दिया, बुक फाड़ दिया, किसी को धक्का मार दिया. ठीक है, तो इस तरीके की चीजें. The other part of impulsivity or the other part of this type of ADHD is hyperactivity. Now hyperactivity के बारे में ना बहुत सारे myths हैं जो exist करता है in general parlance. People, the way that people are talking about hyperactivity, आज आप किसी भी पेरेंट्स से बात करो या किसी भी टीचर से बात करो, a lot of school teachers do not have any training in this sort of a situation. बच्चा बहुत hyperactive है is a very common statement that you will see. मेरा बच्चा बहुत hyperactive है. Hyperactivity is a clinical term. High energy बच्चा है, that automatically doesn't mean that your child is hyperactive. ठीक है, that is a temperament type. कि आपका बच्चा अगर आप मान लो कि कोई बच्चा है जो जनरली बहुत हाई एनर्जी है, उसका फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा है उसका, ठीक है, but you are able to provide the environment or you are able to provide a structure जहां पे ये बच्चा उसका जो एनर्जी लेवल है वो यूटिलाइज हो रहा है. जैसे मान लो घर में आपने ऑब्स्टिकल कोर्सेस करे, ठीक है, या बहुत बाहर भेज दिया उसको, खेल लो जाओ, दौड़ लो जाओ, हर दिन 1 घंटा 2 घंटा तुमको सिर्फ दौड़ने, फ्री प्ले के लिए, और मतलब फिजिकल एक्टिविटी टाइप के फ्री प्ले के लिए उसको टाइम देना, then that child's energy is being utilized and it is not going to take the form of unmanageable high energy. लेकिन हाइपर एक्टिविटी हम कब बोलते हैं? जब मान लो वो स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है. एक बच्चा है जिसका बहुत हाई एनर्जी है, उसके लिए वो स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है जहां पे दैट चाइल्ड इज गिवन अपॉर्चुनिटीज टू यू नो, एक स्ट्रक्चर में उसका एनर्जी निकालने का वो अपॉर्चुनिटी उसको मिलता है. फिर भी उसके बावजूद because of an underlying inattention coupled with impulsivity coupled with hyperactivity, this child is unable to sit or unable to engage productively in an activity for longer than 30 seconds, 1 minute, 2 minutes maximum. Right? मैं एक केस का एग्जांपल देती हूँ आपको. एक बच्चा आया था मेरे क्लिनिक में. दिस वाज व्हेन आई हैड अ फिजिकल ऑफिस स्पेस, क्लिनिक स्पेस था. So that child had come to me, as far as I remember 4 या 5 साल का होगा, and he was extremely hyperactive. मतलब बहुत सिवियर हाइपरएक्टिविटी था उस बच्चे में. और केस प्रेजेंटेशन ऐसा था कि when I was talking to the parents, I had a big room, so chairs वगैरह रखे हुए थे. When I was talking to the parents, ये बच्चा is constantly on the move. तोड़फोड़ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि तोड़फोड़ कर रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं. बस कॉन्स्टेंटली हिले जा रहा है, एक बार यहाँ, एक बार वहां, एक बार बेड पे चढ़ रहा है, एक बार चेयर पे चढ़ रहा है, एक बार यू नो दरवाजे पे लटक जा रहा है. ऑल ऑफ दैट. सो आई वाज ऑब्जर्विंग एंड जस्ट टू सी कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है. मैंने भी 1-2 बार बोला, उसके मदर ने भी 1-2 बार बोला कि बेटा बैठ जाओ. सो ही वुड लिसन टू दैट, ही वुड सिट. ऐसा नहीं है कि यू नो डिफाई कर रहा है, डिसोबे कर रहा है, इस तरीके का, या कंप्लाई बिल्कुल ही नहीं कर रहा है. ही वुड सिट, बेटा बैठ जाओ. तो वो बैठता था, बैठते तुरंत 7-5 सेकंड में उससे बैठा नहीं गया. देन ही अगेन गॉट अप. सो एवरी टाइम ही वाज गेटिंग एन इंस्ट्रक्शन टू सिट. मान लो कोई एक्टिविटी उसको दिया करने को, ही इज नॉट सेइंग कि मतलब या ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं सुननी, सुन रहा है लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है. दिस इज अ डिस्टिंक्शन दैट आई थिंक पेरेंट्स शुड नो एंड अंडरस्टैंड वेरी वेल. इवन व्हेन इट कम्स टू इनअटेंशन, ध्यान नहीं दे पाता है बच्चा, ध्यान देता नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट. ध्यान दे नहीं पाता है. सो इट्स बिटवीन चॉइस एंड एबिलिटी. ये डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज कई बार क्या हो जाता है, स्पेशली एडीएचडी के केसेस में, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेम दैट गोज टू द चाइल्ड कि तुमसे होगा, तुम कर नहीं रहे हो. जबकि
एक्चुअल बात यह है कि वो बच्चा अपने हिसाब से 100% कर रहा है। अगर उसका 100% ही 5 मिनट है तो उससे ज्यादा आप क्या कर सकते? आपके हिसाब से चाइल्ड शुड बी एबल टू फोकस फॉर 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 घंटा तो मिनिमम करना चाहिए. That is your 100%. It is not necessary that the child is going to match that. So if it is 5 minutes for the child and 5 मिनट में उसने अपना सारा एग्जॉस्ट कर दिया, जितना भी ध्यान है, जितनी भी शांति है, वो सारा एग्जॉस्ट कर दिया, उसके बाद उससे मेंटली भी फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है, राइट? So the biggest trauma in ADHD doesn't come from the fact that the child or the person has difficulties in paying attention or difficulties in staying still. The biggest trauma comes from a lack of understanding and from blame. थोड़ी सी कोशिश करोगे तो ही हो जाएगा, नहीं होगा. कोशिश हमें करना पड़ेगा to make the environment such that this child slowly develops a workaround. ये क्योर तो नहीं होता है. And I can tell you that from my own personal experience. आज भी मैं चीजों पे 10 मिनट 15 मिनट में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. बट बिकॉज आई एम एन अडल्ट, बिकॉज आई हैव ऑल्सो रेड अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज मेरा एजुकेशन इसी लाइन में है, बिकॉज मुझे टेक्निक्स भी पता है जो मैं पेरेंट्स को सिखाती हूँ अपने बच्चों के साथ करने के लिए. आई अप्लाई दोज टेक्निक्स ऑन मी. सो वो 15 मिनट खींच के, मान लो इफ आई हैव नथिंग एल्स टू डिस्ट्रैक्ट मी, तो मैं हटा देती हूँ सब चीजें जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है. मैं खींच के आधा घंटा कर सकती हूँ, बट एवरी हाफ एन आवर आई एम डन. नहीं होता मुझसे उससे आगे, यू नो. Okay, Okay, my just rant is done. so what is ADD? आपने जो अभी बोला था ADD. ADD is attention deficit disorder, where Okay. like I said कि उसको मतलब is a person who has ADD, for example, I am not hyperactive, but I do have very severe attention deficit. So with Okay. attention deficit it is कि hyperactivity impulsivity का level या तो 0 है या बहुत ही कम है. in situations where बिल्कुल ही मैनेज नहीं हो पा रहा है, then that can manifest as hyperactivity, but it is primarily inattention. So the person is unable to pay attention for longer than a few minutes. जितना बच्चा छोटा है उतना कम टाइम, धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो टाइम बढ़ता है, but it is still not the same as somebody who doesn't have ADD. So generally हम लोग बोलते थे normal human attention span is somewhere, मतलब आप मान लो adolescence से ये वाला स्टैंडर्ड अप्लाई हो सकता है. 30-40 मिनट तक आप मैक्सिमम, कोई भी इंसान मैक्सिमम 30-40 मिनट तक कंटिन्यूअस अटेंशन आप दे सकते हो, सस्टेन्ड अटेंशन आप दे सकते हो. अगर आप अपना भी काम देखो या किसी से भी बात करो, हर 30-40 मिनट्स खींच के, अगर सुबह का टाइम है, यू आर वेरी फ्रेश, यू नो, यू आर नॉट हंग्री, आपके सारे नीड्स मेट है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू आर एन अडल्ट, यू हैव टू वर्क, खींच के आप उसको 1 घंटे तक लेके जा सकते हो. बट आफ्टर एवरी चंक ऑफ टाइम जहां पे आपने सस्टेन्ड अटेंशन दिया है, एवरी ह्यूमन नीड्स अ ब्रेक. वो ब्रेन को ब्रेक चाहिए होता है, नहीं तो ब्रेन सैचुरेट हो जाता है, फिर आगे काम नहीं कर पाते हैं, राइट? वो जोन आउट कर जाते हैं, राइट? सो हाउ डू पीपल यूजुअली टेक ब्रेक्स? थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, वॉशरूम चले गए, है ना, यू नो, जस्ट टेक अ ब्रेक, थोड़ा चल के आ गए, या जस्ट खड़े होके थोड़ा सा, यू नो, या लुक एट some stuff, whatever. So that is how we take breaks, right? For now for a person who has attention deficit, for a child who has attention deficit, you will usually see that their attention span, जहां पे वो sustained तरीके से attention दे पा रहे हैं, will not be longer than 5 to 7 minutes, 10 minutes max, right? So the first 5 minutes में उसने जो किया अच्छे से करेंगे, क्योंकि आता है. It's not always related to lack of intelligence or low intelligence. So a lot of people with inattention, most people with inattention are also average or above, also have average or above average intelligence, right? So you will see कि 5 मिनट या 10 मिनट में जितना कर लिया, उसके बाद उस बच्चे का ध्यान वापस उस चीज में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है. There are techniques, there are workarounds, but I'm assuming we will discuss all of that eventually. Okay, तो पहले तो जैसे इतना नॉलेज नहीं था ADHD के बारे में, हमने भी कभी पढ़ा नहीं अपने टाइम पे स्कूल में भी. अब जाकर ये इतना थोड़ा बहुत नॉलेज लोग गेन कर रहे हैं. तो घर पे जैसे नॉर्मल पेरेंट्स हैं जिन्हें इनके बारे में पता नहीं,
लेकिन उन्हें लगता है कि हाँ, जैसे आपने बोला कि मेरा बच्चा तो बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत ही हाई एनर्जी है उसमें। जैसे मेरी डॉटर है, वो बहुत हाई एनर्जी चाइल्ड है। वो उसको मतलब ठीक है, उसको कुछ काम दो तो वो कर भी लेगी फटाफट। फिर उसके बाद वो पूरे दिन बस जंप करना उसको बहुत पसंद है, सोफे पे स्पेशली। तो उसको हम मतलब उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी में मैं एंगेज करके रखती हूँ, मेनली आर्ट एंड क्राफ्ट, क्योंकि वो मैं इसी फील्ड से हूँ, तो मेरे पास सारे मटेरियल रहता है उसका कि आज हम क्या करेंगे, आज हम क्या करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। तो उसी में वो एंगेज रहती है। ऐसा नहीं है, फोकस करती है वो उस चीज पे। तो नॉर्मल पेरेंट्स कैसे समझे अपने बच्चा की हमारे बच्चा थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, एक्स्ट्रा गाइडेंस की। कैसे वो समझ एक्स्ट्रा सकता है गाइडेंस, सी सिम्टम्स। आई एम अ वेरी बिग प्रमोटर ऑफ द आइडिया कि जो भी आप कर सकते हैं आप घर पे कर सकते हैं, अनलेस देर इज अ प्रॉपर, मतलब इतना सिग्निफिकेंट नीड है कि विदाउट स्पेशल एजुकेशन पेरेंट्स से हैंडल नहीं हो रहा है, देन ऑफ कोर्स आपको स्पेशल एजुकेशन, special educator, etc. You will have to figure out somebody who's good, who can help your child, etc. But there are a lot of things that you can actually do at home to. And now यहाँ पे ना थोड़ा सा ये चीज समझना जरूरी है कि हमारा एम क्या है. So first of all, you cannot solve inattention. You cannot solve hyperactivity. ठीक है, let's get that very clear. मतलब इसको आप क्योर नहीं कर सकते. It's just how a person is. That's it. With हाइपरएक्टिविटी के साथ फिर भी मेडिकेशन एक्सेट्रा, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट मेडिकेशन, क्योंकि वो ओनली अ क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट और चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट इज गोइंग टू बी एबल टू टेल यू कि अगर हाइपर एक्टिविटी इतना ही अनमैनेजेबल है कि आप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी उस तरीके के एक्टिविटीज में भी जहां पे द चाइल्ड कैन let their energy out, उसमें भी the child is not being able to आफ्टर से 6 months और 8 months ऑफ इंटरवेंशन भी आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स नहीं दिख रहे हैं जस्ट विथ structuring the environment and structuring daily activities, then you may have to visit a psychiatrist, preferably a child psychiatrist, and get some medical help, just so that the child is calm enough to be able to accept the intervention, and जो भी intervention आप कर रहे हो वो काम करे उस बच्चे के लिए. ठीक है, मेडिकेशन ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन बच्चे को देना पड़ेगा. इट इज नॉट दैट. कुछ मंथ्स के लिए कई बार हो सकता है, बट देन अगेन ये चीज समझना जरूरी है कि इसका डायग्नोसिस, इसका नीड मेडिसिन चाहिए नहीं चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल ही कर सकते हैं. यू कैन नॉट सेल्फ मेडिकेट. आप घर पे मेडिकेशन नहीं दे सकते. आई विल नॉट, मतलब होम्योपैथी, आयुर्वेदा, मैं personally I have nothing against these methods of medication, but there's very little scientific evidence. So since I am from the allopathy paramedical background, obviously मैं उसी चीज को promote करूंगी. But whatever works for your family, whatever works for your child, but obviously whatever it is, जो भी decision लेना है medical, it has to be taken by a doctor. ठीक है. बाकी घर पे आप बिफोर यू डिसाइड कि आपको डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना है, what you can do specific, there are different things that you need to do to target different aspects of ADHD. For example, impulsivity के लिए हम behavior therapy की बात करते हैं, जहाँ पे you talk to the child about actions, you talk to the child about consequences, choices, इस तरीके की चीजें, and you teach through actions and through responses from the environment. You teach. For example, अगर बच्चे ने अपना टॉय तोड़ दिया, you do not get the child a new toy कि तुमने तोड़ दिया इस चीज को, right? What you do instead is you help the child fix the, आप भी fix नहीं करोगे उस टॉय को, you help the child fix the toy. So उस इस तरीके के, this is a very small example, but इस तरीके के example से you basically teach the child कि choices have consequences. आप कुछ भी करते हो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, और ये हैबिट फॉर्मेशन की बात है, बिकॉज नेचुरली उसको नहीं समझ में आएगा. सो एक बार बोल दोगे, उसके बाद इफ यू एक्सपेक्ट दैट फॉर अ चाइल्ड हु इज इम्पल्सिव टू द एक्सटेंट कि एक डायग्नोसिस में आ रहा है उसका कि बच्चा इम्पल्सिव है,
तो सिर्फ एक बार, दो बार, चार बार बोलने से बच्चा सीख जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है. एवरी टाइम द चाइल्ड इज बिहेविंग इन अ वे दैट इज इम्पल्सिव और अबाउट टू बिहेव, उस टाइम पे आपको स्टेप इन करना है. यू हैव टू रिमाइंड, सोचो क्या हो सकता है अगर तुम ये फेंक दोगे, ये किस चीज का बना है. सो दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ बिहेवियर थेरेपी वेयर, और वो घर पे ही कर सकते हो आप. घर पे बच्चे के साथ जो अडल्ट रहते हैं वो ही कर सकते हैं. फॉर हाइपर एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हो कि आपका बच्चा, लाइक आई सेड, is a very high, जैसे आपका बच्चा is a very high energy child, she's constantly jumping around, moving around, you know, ऐसा लगता है कि मोटर चल रहा है उसके उसके अंदर ना, बैठी नहीं है एक जगह कभी भी, है ना. तो जो लर्निंग आपको मिनिमम इस तरीके के टेम्परामेंट में मिनिमम 2 से 3 घंटा फ्री प्ले के लिए छोड़ना ही छोड़ना है उसको. प्रेफरेबली आउटडोर्स, प्रेफरेबली ऑब्वियसली, अगर लाइक इफ यू हैव एक्सेस टू अ पार्क और इफ यू लिव इन अ कम्युनिटी जहां पे प्रोटेक्टेड, आउटडोर भी प्रोटेक्टेड है, बच्चा बाहर नहीं जाएगा. सो कीपिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन माइंड, यू हैव टू अलाउ 2 to 3 hours ऑफ फ्री प्ले. कुछ भी करे, कूदे फादे, दौड़े, कुछ भी करे, इनफ स्पेस टू द चाइल्ड टू गेट देयर एनर्जी आउट. बट इवन देन ऐसा हो सकता है कि आप डिवाइड भी कर सकते हो कि दिन में आपने 1 घंटा या 1.5 घंटा उसको बाहर छोड़ दिया, शाम को वापस जब whenever everything else is done, या शाम को जो हम बचपन में जैसे खेलने जाते थे, है ना, तो 1-1.5 घंटे के लिए वहां बाहर वापस चले जाओ, खेल लो, साइकिल चला लो, कुछ कर लो. उसमें भी आप फ्री प्ले में भी धीरे धीरे करके कुछ कुछ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज आप डाल सकते हो, जैसे साइकिल चलाना, स्केटिंग. ठीक है, दीज आर ऑल स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है. स्ट्रक्चर्ड का मतलब है आपको एक स्पेसिफिक, जैसे साइकिलिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, उसमें बहुत ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते, आपको साइकिल चलाना है बस, लेकिन इट ऑल्सो यूजेस अप एनर्जी. अनस्ट्रक्चर्ड मतलब मैदान है, भागो, जो मर्जी करो, उसमें कोई हम स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स अ फ्री एनवायरनमेंट, राइट. सो फ्री प्ले भी जरूरी है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फिजिकल प्ले भी जरूरी है, लेकिन when it comes to learning activities, right, if a child is hyperactive and you are expecting, most likely this child will also have inattention, and you're expecting कि वो बच्चा आपके साथ बैठ के अल्फाबेट सीखे और वर्ड सीखे और मतलब जो भी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है वो बैठ के, जिस तरीके से एक एक छवि है मन में कि बच्चे ना बैठ के पढ़ाई करते हैं, वो नहीं होगा. So you will also have to adapt the teaching method to the child. I don't know where this saying is from, but I really like the idea that it promotes. It says that if I can't learn the way you teach me the way I learn. आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो, अगर वो तरीका मेरे लिए सही नहीं है, देखो स्कूल में you cannot do anything. 40, 50, 60 बच्चे होते हैं क्लास में. टीचर के लिए जब तक आप एक एक्सपीरियंशियल स्कूल में डाल रहे हो जहां पे 10 बच्चे हैं, वेरी गुड स्कूल्स बट ऑल्सो वेरी रेयरली अवेलेबल इन आवर कंट्री राइट नाउ, बड़े शहरों में होते हैं. ठीक है, फॉर मोस्ट पीपल इट इज इम्पॉसिबल टू पुट योर चाइल्ड इन अ स्कूल जहां पे टीचर टू स्टूडेंट रेशियो विल बी 1:15 और 20 मैक्स. ऐसा नहीं होता, राइट. तो 50-60 बच्चे होते हैं कि क्लास में, वहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो दैट द टीचर इज गोइंग टू बी एबल टू पे अटेंशन टू ईच चाइल्ड इंडिविजुअली, जबकि 40 मिनट का पीरियड होता है. तो स्कूल हमारे कंट्रोल के बाहर है. घर पे लेकिन जब भी हम लर्निंग एक्टिविटीज करेंगे बच्चे के साथ, इसीलिए घर पे हम ये जो सेइंग की बात मैंने करी कि अगर जिस तरीके से मुझे पता है कि ऐसे सिखाना है, वो तरीका अगर मेरे बच्चे के लिए अप्लाई नहीं होता है, तो मेरे बच्चे के लिए क्या चीज अप्लाई होता है वैसे मुझे करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई चाइल्ड इज हाइपर एक्टिव, मान लो एक एक्टिविटी का एग्जाम्पल बता रही हूँ कि बच्चा एक जगह बैठता नहीं, जब भी पढ़ाई की बात आती है वो भाग जाती है सपोज. तो आप उसी लर्निंग एक्टिविटी को, फॉर एग्जाम्पल आपको मैचिंग ये करना है, कैटेगरीज आप सिखा रहे हो, राइट, कि ये वेजिटेबल्स है, ये फ्रूट्स है, सपोज बहुत सिंपल सा एक्टिविटी का एग्जांपल बता रही हूँ. तो कैटेगरीज आप सिखा रहे हो उसको. व्हाट यू कैन डू फॉर दिस स्पेसिफिक चाइल्ड, अल्टीमेटली व्हाट इज द एम, कि बच्चे को डिफरेंशिएशन पता चले, आइडेंटिफाई कर सके, लेबल कर सके. दैट इज द अल्टीमेट आइडिया, राइट. अल्टीमेट आइडिया ये नहीं है कि बैठ के करवाओ, सीखना इज द अल्टीमेट आइडिया. तो आप कैसे सिखा सकते हो उस बच्चे को जो एक जगह नहीं बैठ पाता. यू मेक कार्ड्स, पूरे रूम में कैटेगरी के जो कार्ड्स हैं, जैसे फ्रूट्स लिखा हुआ एक कार्ड आप एक कोने में डाल दो,
वेजिटेबल्स लिखा हुआ एक कार्ड आप दूसरे कोने में डाल दो। इस तरीके से अलग अलग जगह में कैटेगरी के नाम या तो दीवार पे चिपका दो। सारे जितने आपके पिक्चर कार्ड्स है या वर्ड, अगर आप पढ़ना सिखा रहे हो तो वो वर्ड्स लिखे हुए कार्ड्स एक जगह डाल दो। Child has to pick up, read or look at the picture, identify what this is, go and put it on the floor near the category that it belongs to. समझ रहे हो मेरी बात? So essentially मैंने क्या किया with this activity, मैंने उसका काम करने का, सीखने का जो जगह है वो बढ़ा दिया। Instead of sitting in a 4x4 space on a table, chair या जमीन पे बैठ के कि तुम इसको यहाँ बैठ बैठ के मैच करो, मैंने उसी स्पेस को बढ़ा दिया so that the child can move around and do the same activity, right? सपोज आप मैथ्स करा रहे हो या आप साइंस का कोई, as the child grows you will have to also talk about, ये तो बहुत ही बेसिक है, मैचिंग करना, लेबलिंग करना बहुत बेसिक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे सिलेबस भी बढ़ता है और कॉन्सेप्ट्स भी नए सीखने पड़ते हैं। Is it possible to convert whatever concepts the child is learning, is it possible to convert them into practical experiments? For example, साइंस में ये बहुत आसान है, जो चीजें एकदम छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वाटर साइकिल, जरूरी नहीं है कि उसको बुक से पढ़ना है। जब आप चाय बना रहे हो, पानी उबाल रहे हो, एक ठंडा स्टील का प्लेट पकड़ो, उसके ऊपर उसमें वाटर वेपर भी आ रहा है, उसमें कंडेंसेशन हो रहा है तो बूंदे बन रही हैं, वाटर साइकिल सीख लिया बच्चे ने। सो लर्निंग का, टीचिंग का जो मेथड है वो आपको बहुत इनोवेटिव होना पड़ेगा टू फिट द चाइल्ड एंड हाउ द चाइल्ड लर्न्स। इफ द एंड इसीलिए ना, in your own mind, for a parent, in your own mind, the aim has to be very clear. Is the aim to make sure that the child is able to sit for 40 minutes, or is the aim to make sure that the child learns? If learning is the aim, there are 100 different methods that you can use. एक्सपेरिमेंट करते रहो, फिगर आउट करो कि आपका बच्चा कैसे सीखता है, और स्कूल में जितना सपोर्ट मिल रहा है। देखो, ये डिनाई करके फायदा नहीं है कि आजकल के स्कूल में, स्पेशली बिकॉज देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन, सो फ्यू टीचर्स, टीचर स्टूडेंट रेशियो, ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट, नोबडी इज फॉल्ट, बट घर पे आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा विद एकेडमिक्स। यू कैन नॉट डिनाई दैट कि सारा हम स्कूल के ऊपर छोड़ देंगे, पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू सपोर्ट एट होम, राइट? सो जब आप घर में सपोर्ट कर रहे हो, जिस तरीके से आप कर रहे हो, वो तरीका बच्चे के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, right? You give breaks, for example, especially if the child is inattentive. Don't expect that the child is going to be able to finish a task. उनके लिए ना, अगर आप एक inattentive बच्चे को अगर आप बोलते हो कि 10 सम्स करने हैं, पहले गिव अप कर देंगे, नहीं होगा मुझसे, कि पहाड़ जैसा लगता है। एक थाली में पहाड़ जैसा आपने खाना दे दिया, बैठे रहेंगे, अरे खाओ, बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि खत्म ही नहीं होगा ये तो। 4 बाइट तो काउंट कर सकते हैं। The child should be able to see the end of the activity, and this is true for any activity. आपने उसको बोलते हैं बोतलें भर दो, बोतलें का क्या मतलब होता है? कितनी बोतल? खड़े रहेंगे, कुछ और कर लेंगे, 2 बोतल भर, काउंट करके 2 बोतल, सो द चाइल्ड कैन सी कि 1 बोतल भर दिया, दूसरा बोतल भर दिया, मेरा काम खत्म। वो एंड दिखना चाहिए किसी भी एक्टिविटी में। 10 सम करो, नहीं 2 करो, फिर हम बाद में आएंगे वापस इस चीज के ऊपर। 2 सम्स करो, खत्म करेंगे, विल टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक का बॉक्स रखो अपने पास। ऐसी सिचुएशन में फिर जैसे इनअटेंटिव चाइल्ड है, तो बड़े होकर वो एग्जाम में कैसे, मतलब या तो मतलब टीचर को बताएंगे? टीचर्स यूजुअली, जब मैं स्कूल में काम करती थी तो obviously we did have quite a few kids who were inattentive etc, जो टीचर से भी हमारे पास कंप्लेंट्स आते थे। तो स्पेसिफिकली उन बच्चों को अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बट एक चीज मैं यहाँ पे वही बताना चाहूंगी that this is, it's unfortunate that a lot of schools don't have school counselors, a lot of schools don't have special educators. Ideally, even according to the law, you must have at least one school counselor and at least one special educator who can help with all of this. But अगर for whatever reason वो नहीं हो पा रहा है या जो भी है, टीचर्स को भी ये बेसिक ट्रेनिंग इन चीजों में होना चाहिए, जो कि
बीएड का कोर्स मैंने एक बार देखा था, मैंने बस कोर्स वर्क उनका देखा था, तो एक छोटा सा आधा सा पेपर था साइकोलॉजी पे, चाइल्ड साइकोलॉजी पे, ठीक है, विच इज नॉट इनफ। कैसे मैनेज करना है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ चाइल्ड हु नीड्स सम एक्स्ट्रा सपोर्ट, how do you provide that kind of support. So exams में for example जब मैं स्कूल में थी तो जब भी मैं जाती थी, अगर अगर मैं भी इन्विजिलेशन पे थी या जब भी जो मुझे पता था जो बच्चे हैं क्लास में, तो उनके टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन था कि आपको जाके जस्ट हैव टू टैप ऑन देयर डेस्क, आपको याद दिलाना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो उसका तो ध्यान चला जाएगा 10 मिनट में। हाँ, जो बच्चे को आता है वो आने के बावजूद वो लिख के नहीं आएगा, बिकॉज जस्ट बिकॉज उसको याद ही नहीं रहा कि अरे मुझे तो पेपर भी देना है। किसी का इरेजर गिरा, उसके तरफ ध्यान चला गया, किसी का पेंसिल गिरा, उसके तरफ ध्यान चला गया, बाहर बंदर आ गए, उसके तरफ ध्यान चला गया, और वो देखते रह गए, फिर वो कहीं और चले गए सोचते सोचते, और 3 घंटा पार भी हो गया पेपर सबमिट करने, फिर उसको याद आता है अरे 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 अरे, खत्म करो खत्म करो। सो इट इज द जॉब ऑफ द टीचर टू नोटिस इन्विजिलेशन का काम क्या होता है, इन्विजिलेटर का काम क्या होता है, खाली देखना। कॉपी किताब देना नहीं। यू नोटिस इज द चाइल्ड पेइंग अटेंशन। तो करते भी हैं टीचर्स, नेचुरली भी करते हैं, बट ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान, अगर आपने आइडेंटिफाई करा है ऐसा बच्चा है तो आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दोगे, एंड यू रिमाइंड द चाइल्ड की बेटा पेपर कर लो, नो स्कोल्डिंग, क्योंकि उसको ऑलरेडी स्पेशली स्पेशली जब हम क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को देखते हैं, and especially if it is a child who already has been identified as having some sort of issue, खुद को भी शर्म है, मतलब उनको, बिकॉज वो सुनते हैं तुमसे नहीं हो रहा है, तुमसे नहीं हो पाता, तो अपना जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है उस बच्चे का ऑलरेडी बहुत खराब है, कॉन्फिडेंस बहुत ही खराब है, क्योंकि वो सुनते रहते हैं सबसे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पीछे हम इतना खर्चा कर रहे हैं, तुमको इतना, सो कॉन्स्टेंटली अपने बारे में नेगेटिव सुन रहे हैं। सो दिस चाइल्ड डजंट नीड एनी मोर, अरे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, दिस चाइल्ड नीड्स बेटा कर लो, पेपर में ध्यान दो आराम से, है ना। और बिकॉज यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट द स्कूल इज गोइंग टू बी एबल टू प्रोवाइड दिस सपोर्ट, अगर वो कर पाते हैं तो आपका बोनस है, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक जनरल एडवाइस जो मैं पेरेंट्स को देती हूँ कि आप घर में एग्जाम का प्रैक्टिस कराओ, पेपर प्रिंट करो, टेबल चेयर पे बिठाओ, घड़ी लगा दो सामने, एक रिंगर रखो या जो भी अलार्म रखो, जो भी रखो, and you get the child to practice writing an exam at home in that same situation, similar situation जो एग्जाम हॉल में होगा, right? So no noise, select a time जहाँ पे घर में और कोई आवाज जनरली नहीं होगा, बाहर से आवाजें आएंगी वो तो स्कूल में भी आएगा अगर स्कूल रेजिडेंशियल एरिया में है या जैसे भी, राइट। सो नेचुरल डिस्ट्रैक्शंस जो एग्जिस्ट करते हैं वो, लेकिन यू सिट, जैसे टीचर बैठेंगे वो आप एक डिस्टेंस पे बैठो, उसको अलग पेपर दो, उसको बोर्ड दो, सो ऑल जिस तरीके से क्लास में एग्जाम होगा वैसा एनवायरनमेंट आप घर में बनाओ, उसको प्रैक्टिस कराओ, सो दैट एटलीस्ट आधा पेपर तो वो करके आए, उसका ध्यान जाएगा, फिर उसको वैसे ही याद दिलाओ। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो कि उसको थोड़ा ध्यान देना, हमने प्रैक्टिस कराया है, मेहनत आपको भी करनी है घर में, हमने प्रैक्टिस कराया है, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान देने में दिक्कत होता है, जो भी इन्विजिलेट करेंगे उनको प्लीज थोड़ा बोल देना कि लाइक इफ दे कैन जस्ट पे अ लिटिल बिट ऑफ अटेंशन टू हिम और हर। सो वो कोलैबोरेशन में अल्टीमेटली, एंड दिस आल्सो ब्रिंग्स मी टू दिस आइडिया, आई हैव पर्सनल बीफ अबाउट दिस, कि पेरेंट्स और टीचर्स, एटलीस्ट दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ पेरेंट, तो मैं खैर अभी बनी हूँ, लेकिन डीलिंग विद पेरेंट्स एंड डीलिंग विद टीचर्स फ्रॉम द स्कूल्स साइड, दोनों को लगता है कि सिर्फ दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। स्कूल को लगता है कि माँ बाप सब कुछ सिखा के भेजेंगे, माँ बाप को लगता है कि स्कूल सब कुछ सिखा के भेजेंगे, ऐसा नहीं होता है। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक है जब तक बच्चा स्कूल में है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक है जब तक बच्चा घर में है, एंड बोथ ऑफ दीज institutions, the family and the school, have to work together for the ultimate benefit of the child. ये अपने ही टग ऑफ वॉर में लगे होते हैं कि मेरा बच्चा ये, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, मेरा बच्चा ये स्कूल से सीख के आ रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो घर में, जब तुम्हारे सामने ये चीज हो रहा है तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या है घर में,
दूसरी तरफ टीचर्स भी, माँ बाप ने कुछ सिखा के नहीं भेजा तुम्हें, तुम किस लिए हो फिर? माँ बाप ने सिखाया जो भी सिखाया, लेकिन तुम्हारे सामने अगर कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है, इट इज योर एज एन अडल्ट, responsible adult who belongs to this society, it is your response. In fact, it's not just home and institution. बाहर जब हम प्लेग्राउंड में जाते हैं, मैं अपनी बेटी को जब लेके जाती हूँ, दूसरे बच्चे भी आते हैं, तो अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे पे बालू फेंक रहा है, आई एम द अडल्ट ओवर देयर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट एज एन अडल्ट हु इज प्रेजेंट वहां पे, आई विल स्टेप इन एंड से डोंट डू दिस, ये चीज मत करो, बिकॉज दूसरे बच्चे आंख में जा सकता है, नाक में जा सकता है, इट कैन एक्चुअली कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट मैं डांट नहीं रही हूँ, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होते दिख रहा है मुझे मेरे सामने, तो मैं मना नहीं करूंगी बच्चे को कि अरे मेरा बच्चा नहीं है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी, ये कैसी बात। द विलेज दैट वी टॉक अबाउट, आप अकेले बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते, यू नीड अ विलेज, सो एवरीवन हैज टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, नहीं नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसे करने से तो अल्टीमेटली हार्म कौन हो रहा है? बच्चा ही हो रहा है ना। तो अगर एडीएचडी जो है वो चाइल्डहुड में डायग्नोस नहीं होता है, ठीक है, पेरेंट्स नहीं डायग्नोस कर पाते हैं, ऐसे ही चलता रहता है, तो अडल्ट में क्या प्रॉब्लम्स मेजरली फेस कर सकता है बच्चा? Again, so I'm going to speak from my personal experience. To be honest, um, मेरा ऑब्वियसली डायग्नोसिस कभी नहीं हुआ, मैंने सेल्फ डायग्नोस ही किया है आफ्टर आई ग्रू अप एंड आई लर्नड अबाउट ऑल ऑफ दिस, आई स्टडीड, तब से मुझे समझ में आया कि ओके दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। तो इफ द चाइल्ड इज और द पर्सन इज इंटेलिजेंट, एवरेज अबव एवरेज इंटेलिजेंस है, यूजुअली हाइपर एक्टिविटी इज समथिंग दैट अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, इज समथिंग दैट kind of resolves, calms down by adolescence. Hormonal changes होते हैं, physical changes होते हैं. Why it is not a good idea to let it be कि अरे ठीक है जब बड़ा हो जाएगा ये calm down कर जाएगा, is because जो टाइम पे आप, अगर आपको पता लग रहा है that this is problematic, उसको अगर आप बचपन में मैनेज कर लेते हो, you give a better chance to the child to reach their fullest potential. अगर आप if you don't provide that structure और अगर आप हेल्प नहीं करते हो या हेल्प रिसीव नहीं करते हो for that child, तो काम डाउन तो कर जाएगा बच्चा इवेंचुअली, ठीक है, 15 16 17 18 साल में यू विल नॉट सी एन 18-year-old रनिंग अराउंड लाइक क्रेजी, तो काम डाउन तो वो कर जाएगा, लेकिन जो मिस आउट करेगा इन द प्रोसेस ऑफ नेचुरली कामिंग डाउन, वो बाद में उसके रेपरकशंस हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली अर्ली इंटरवेंशन इज गुड। इनअटेंशन का क्या है? इनअटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकेशन कुछ नहीं होता है, सो इट्स जस्ट प्रैक्टिस एंड यू लर्न टेक्निक्स। आप टेक्निक्स कुछ कुछ सीखते हो टू सॉर्ट ऑफ, basically the learning that you have to do even as you grow and as you become an adult is, I have this problem, so you identify I have this problem, I cannot pay attention for x number of minutes or beyond x number of minutes, how should I function so that मेरा काम affect नहीं होता है, तो वो ना वर्क अराउंड्स फिगर आउट हो जाते हैं। if the person is intelligent they will usually find a workaround, but the problem again, especially with inattention, the problem with not understanding what it is, childhood में अगर कोई समझता नहीं, बच्चे के आसपास लोग समझते नहीं है कि ये क्या है और क्यों हो रहा है, the problem does, again like I said, the trauma doesn't come from being inattentive, the trauma comes from the blame. So this child is going to grow up listening to things like तुमसे होगा लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, इट इज अ चॉइस दैट यू आर मेकिंग, इज गोइंग टू ग्रो अप लिसनिंग टू थिंग्स लाइक हम तुम्हारे पीछे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा पोटेंशियल है, फिर भी यू नो तुम नहीं कर रहे हो, क्या फायदा। सो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स दैट अ चाइल्ड हियर्स अबाउट देम, अबाउट देमसेल्व्स, वो ना सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। सो दिस चाइल्ड ग्रोज अप as somebody who is not, who is scared of authority, who doesn't have a very strong sense of self-worth, self-confidence, because it's like I can but I'm imposter. So this is something that I suffer from. There's something called imposter syndrome, ठीक है,
because I grew up with these words. रिपोर्ट कार्ड में भी लिखा होता है, she has potential, she doesn't do it. She can if she wants to. ये रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है, right? So what I have grown up to have is something called an imposter syndrome. Imposter syndrome क्या होता है? आज इस उम्र में आके जब कोई मुझे किसी चीज के लिए अप्रिशिएट करता है ना, इन माय वर्क, ठीक है, सपोज मुझे प्रमोशन मिली या पीपल आर सेइंग नाइस थिंग्स अबाउट मी, मेरे मुंह पे बोल रहे हैं या मेरे बारे में लिख रहे हैं, अच्छी चीजें बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस कैन नॉट बी अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं बोल रहे, क्योंकि मेरे अंदर से ना ये बिलीव नहीं होता कि मेरे बारे में भी ये इस तरीके का बात कोई बोल सकता है. फिर मुझे लगता है कि क्या मैं लाइक व्हाट आई एम शोइंग इन टर्म्स ऑफ माय वर्क, एम आई लाइंग, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैंने ये किया है? सो यू अंडरस्टैंड द ट्रॉमा दैट कम्स फ्रॉम दिस, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इन रियलिटी मैंने ही किया है वो काम, और अगर वो काम अच्छा है और उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, देन आई एम अगेन थिंकिंग कि दिस डजंट मैच विथ माय कोर, then am I an imposter? This is something that currently mentally I'm struggling with a lot, and this has stemmed from listening to all of that growing up. तुमसे होगा लेकिन तुम नहीं कर रहे हो. आज तक किसी ने ये चीज, except for myself and obviously like when we are discussing amongst colleagues, growing up किसी ने नहीं बोला कि बेटा I understand कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, let's see how we can help. So just listening to that na, for a child, and I remember this child who had come to me was not hyperactive. He was 9 and inattention था, ADD type था उसको, and his parents very nice people, ठीक है, so they're very concerned and very helpful and all of that. So वो बता रहे हैं and he's sitting with ऐसे मायूस सा चेहरा लेके बैठा हुआ है मेरे पास. तो मैं उसको बोल रही हूँ क्या हुआ, फिर वो मेरे पास आया. I reached out, so he held my hands and I said what happened, and he started crying. 9 साल का बच्चा, and he started crying. I said okay, take your time, but whenever you're comfortable बताना क्या हुआ. तो 9 साल का बच्चा बोल रहा है मुझसे नहीं होगा. So he's talking in Bengali, saying मुझसे नहीं होगा. I am so बंगाली में exactly क्या बोला था मुझे याद नहीं, but the translation was that I am not worth it. So 9-year-old is already questioning his worth. The impact that certain statements we make जो बच्चे पे हो सकता है, and that those statements are coming from a lack of understanding, a lack of knowledge. कितना severely एक बच्चे को affect. 9 साल, not even an adolescent. This child is coming and telling me that I am not worthy, I am not capable of anything at 9. It was very shocking for me. Very shocking for me. Then we figured and we spoke to the parents. So even well-meaning parents, this is not to blame parents, even well-meaning parents, because we have also grown up hearing those. Parents have also grown up hearing those about in their end. जब वो बड़े होते उन्होंने भी ये चीजें सुना. शर्मा जी का बेटा is a very common meme ना. हम भी तो वही सुने हैं, like when we were growing up, comparisons. If that child can do it, why can't you? That child is different, I am different, yeah. There. So yeah. क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो ये मेनली जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि आपको ADHD है या आप बाद में भी उसको डेवलप कर सकते हैं. So ADHD is partly dependent on genetics, but a lot of new research is coming up that says that there could be an environmental contributor to the development of ADHD. So there's this guy who I follow a lot. His name is Dr. Gabor Mate, and he says that वो attachment research में काम करते हैं बहुत ज़्यादा. He's a physician, but he works in child development essentially. So he believes that his contention is that any abandonment trauma that the child faces
व्हाट डज दैट मीन कि फॉर एग्जांपल बच्चा रो रहा है, बहुत कॉमन सा एक्सपीरियंस शायद आपका भी है, मेरा तो है ही। बच्चा रो रहा है, पेरेंट्स डोंट रिस्पॉन्ड विथ वार्मथ। रो रहा है, रोने दो, शक्ल ठीक करके फिर मेरे पास आना। सो द लैक ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग इमोशनल टाइम्स लीड्स टू दिस फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट। वेस्ट में देयर इज समथिंग कॉल्ड द क्राइड आउट मेथड, जो अभी भी धीरे धीरे करके पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ इट। एंड अ चाइल्ड, दे पुट देयर चाइल्ड टू स्लीप इन अ डिफरेंट रूम। 6 महीने से आप बच्चे को अलग कर रहे हो, बच्चा रो रहा है, यू डोंट स्टेप इन इमीडिएटली। हम हमारे इंडियन एंड एशियन कल्चर्स में वी को स्लीप, हमारे साथ बच्चा सोता है, राइट? सो द मोमेंट द चाइल्ड इज मूविंग और द चाइल्ड इज क्राइंग, इमीडिएटली हम रिस्पॉन्ड करते हैं, करेक्ट? उठा लिया या पैट कर दिया, जैसे भी उसको सूद कर दिया, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। बट in more individualistic cultures where independence is valued, हमारा collectivistic culture है, so we value support, but हमारे culture में थोड़ा weird है कि when it comes to physical support we give that, when it comes to emotional support somehow वो change हो जाता है। रोने दो बच्चे को, lungs strong होंगे बच्चे के, मत उठाओ उसको, मत ध्यान दो उस पे, तुम जितना ध्यान दोगे उतना रोएगा बच्चा। सुना है, हम लोगों ने भी सुना है बड़े होते हुए, even as parents we've heard this, right? So when you do not respond to a child who needs their primary connection, which is the parent, सबसे ज्यादा नीड का जो टाइम है when I'm emotional and I'm मतलब मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है, सब एकदम हेवायर जा रहा है मेरे ब्रेन में, and that is when my primary connection, the only person that matters to me, turns around and says, I'm not going to talk to you till you stop crying. शक्ल ठीक करके फिर मेरे पास आना, चुपचाप अपने कमरे में जाके रो, मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं है। Abandonment. So I am only worthy if I am not going through a tough time. I'm only worthy of your attention and your love and your attention if I'm okay. If I'm not okay, I have to support myself. कोई support नहीं है मेरे लिए, you know, leads to trust issues, leads to abandonment issues, and Gabor Mate says that this could be a potential contributor to the development of ADHD later, especially जब newborn और infancy के stages में इस तरीके का response अगर बच्चे को मिलता है। So that genetics भी है, child could be born with ADHD. ADHD is considered as a neurodiversity, so it's a different way of the brain to function. And यहाँ पे again we are not looking for so neurodiversity आप क्योर नहीं कर सकते। If you remember our discussion on autism, आप क्योर नहीं कर सकते because it is not an illness or a sickness, it is just how the person functions or the brain functions. So all you can do is support and make sure कि environment इस तरीके का हो कि if I can't learn the way you teach me the way I learn. Essentially that's the idea. तो मेजरली आपने बोला कि एडीएचडी में मतलब मैंने जो भी अभी आज इस पॉडकास्ट के द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, हाउ यू स्पोक टू द चाइल्ड या फिर अडल्ट, अगर आपको पता है कि वो इस चीज से वो मेजर पार्ट रोल प्ले करते हैं किसी भी हीलिंग प्रोसेस। और घर पे अगर पता चल जाता है कि इस बच्चे को एडीएचडी है और पेरेंट्स जनरली नहीं चाहते कि हमें जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो कि हम डॉक्टर के पास जाए, तो हम कौन कौन से वो कर सकते हैं छोटे छोटे टास्क उनके साथ कि वो उनके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए जिसमें वो अच्छे अगेन एक तो जेनेरिकली कुछ चीजें जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा एक लिस्ट देना पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परामेंट ऑफ द चाइल्ड। तो वो बिना असेसमेंट किए कि बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है, बच्चे के नीड्स कैसे हैं, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, पेरेंट का कैपेबिलिटी किस तरीके का है, एक्सेसिबिलिटी किस तरीके का है, अफोर्डेबिलिटी, तो ये सब चीजें एक नीड्स असेसमेंट करने के बाद ही आप बोल सकते हो लाइक
प्रोफेशनल्स लाइक अस फॉर एग्जांपल, वी कैन गिव अ, जिसको हम लोग आईईपी बोलते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। एजुकेशन का मतलब एकेडमिक एजुकेशन सिर्फ नहीं, एवरीथिंग ऑल राउंड, लाइक हाउ डू यू हेल्प द चाइल्ड, दैट इज वन। सेकंड, generally if you see that your child is not being able to pay attention, कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रैक्ट हो गए आप, अगर उसके सामने बैठे हो, वेरी कॉमन थिंग दैट पेरेंट्स सेज, जब तक आप उसके पास बैठो तब तक वो करेगा, जैसे मैं उठ के गई वापस आऊंगी तो देखूंगी जहां मैं छोड़ के गई थी वहीं पर बैठा हुआ है। बिकॉज so there are three things in attention. One, they are obviously they cannot pay attention for very long. Second, they're very easily distracted. कुछ भी होगा, घंटी बजी, डिस्ट्रैक्शन हो गया, कौन आया, उधर चला जाएगा ध्यान तुरंत। ठीक है, बाहर दम से कुछ कुछ आवाज आई, उधर चला जाएगा ध्यान, क्या हुआ, ब्रेन विल गो इनटू इमेजिनिंग, right? So there are 10 different things that are pulling an inattentive person's brain, and in fact, there's some way of reframing inattention. Inattention हम इस तरीके से बोलते हैं कि वो ध्यान नहीं दे पाता है actually, and this is coming from personal experience. ऐसा हमारे लिए ना, हमारे ब्रेन में ऐसा होता है कि it's like 1000 टैब्स साथ में खुले हैं और वो सारे टैब्स मेरे अटेंशन मांग रहे हैं, मुझे, और मुझे कहाँ ध्यान देना है मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली में वो हो रहा है मन में, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, उस पर भी ध्यान देना है, इस पे भी मेरा मन हो रहा है करने का। इसीलिए टास्क एट हैंड कभी खत्म नहीं होता हमारा, क्योंकि ध्यान इधर उधर इधर उधर इधर उधर, इतनी सारी चीजें हैं जिस पे ध्यान देना। सो इट इज नॉट इन अटेंशन एज मच एज इट इज too many things in the environment जो हमारा attention अपनी तरफ खींचता है, which is why we are very easily distractible. और एक बार जब distraction हो जाता है, फिर याद करना कि ओरिजिनली हम क्या कर रहे थे वो याद नहीं रहता, बिकॉज और भी चीजें हैं ना जो जो हमारे ध्यान खींच रहा है उसकी तरफ, तो एक छोड़ के दूसरा करेंगे, उसको छोड़ के तीसरा करेंगे, उसको छोड़ के चौथा करेंगे। ओरिजिनली क्या कर रहे थे, फिर पूरा दिन निकल गया, फिर याद आएगा कि अरे आज मैंने सुबह ये काम शुरू किया था, तो हुआ ही नहीं, इधर उधर करते चला गया। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है कि इस तरीके की चीजें हैं, बचपन में ये कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप सामने बैठे हो, सो चाइल्ड लैक्स एन इंटरनल सिस्टम ऑफ रिमाइंडर कि ओ आई हैव टू गेट बैक टू द वर्क एट हैंड। सो व्हेन दे आर राइटिंग अ पेपर एंड समथिंग is distracting them, they look outside, 10 different things that are already running, तो उस पे ध्यान चला जाएगा, कहानियां बननी चालू हो जाएंगी, वो याद ही नहीं रहेगा कि अरे पेपर दे रहे थे। जब तक बाहर से कोई याद नहीं दिलाता है, दैट इज व्हाई आई सेड टीचर को थोड़ा टैप, बेटा पेपर पे ध्यान दो। घर पे भी अगर आप नोटिस कर रहे हैं ये चीज, जब तक आप बैठे हो तब तक वो कर रहे काम, जैसे ही आप उठ के चले गए एंड उसको बोला कि ये फिनिश करके रखो, मैं कोई आया है देख के आती हूँ, फोन आया है लेके आती हूँ, या खाना चढ़ाया है हिला के आती हूँ, वापस आओगे वहीं बैठे हो तुम, खत्म करने बोला था मैंने, फायदा नहीं है। सारा अपना काम वाम खत्म करके तब बैठो, या सारा काम तब करो जब आपका ध्यान देने का टाइम, उसके साथ जो कोलैबोरेशन का टाइम है वो खत्म हो गया, फिर आप करो। यू गेट अप, द चाइल्ड इज डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज यू आर द एंकर। तो आपको रहना है बच्चे के साथ, somebody, doesn't have to be only the parent, anybody, या जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे आप बच्चे को बिठा दो, एंड यू कैन देन एक्सटर्नली वर्बली आप याद दिला सकते हो, बेटा हुआ, अच्छा दूसरा कर लो। विथ चोर्स ऑल्सो, 2 बोतल भर दो, अच्छा 2 बोतल हो गया, ये कर दो। एवरी स्टेप ऑफ द वे यू विल हैव टू रिमाइंड टिल द चाइल्ड इज एबल टू डू इट और डेवलप a system of reminder on in their own mind, and हर बार जो आपको याद दिलाना पड़ रहा है उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इतना बार बोलना पड़ता है, क्या फायदा ये बोल के, बोलना तो पड़ेगा ही ना। बिना फ्रस्ट्रेट हुए तुम उसको रिपीट करते रहो जब तक वो खुद बोले कि मम्मी मैं कर लूंगी, ठीक है तुम कर लेना, मैं 5 मिनट बाद एक बार याद दिला दूंगी, है ना। ब्रेक्स दो बच्चे को, हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद, ऑब्वियसली विद एज आप इंक्रीज कर सकते हो, है ना। अगर 10-12 साल का बच्चा है तो 10 मिनट की एक्टिविटी के बाद एक ब्रेक दे दो उसको। ब्रेक के टाइम पे प्रेफरेबली डू थिंग्स दैट, जैसे आप, मैं आई रेकमेंड कीपिंग अ ब्रेक बॉक्स जहाँ पे पुराने फोटोग्राफ्स, एक मेज पजल आता है जिसमें वो
बॉल होता है, आपको घुसाना होता है, सो समथिंग लाइक दैट, मे बी अ रूबिक्स क्यूब, जो एक एक दो दो मिनट में आप ब्रेक कर सकते हो, या डूडल कर लो, थोड़ा फिंगर्स में फेसेस बना दो, एनीथिंग दैट इज नॉट स्टडीज बट दैट ऑल्सो डजंट इन्वॉल्व, दैट डजंट आस्क द चाइल्ड टू गेट अप। हर आधे घंटे के बैठे रहने के बाद उठने दो बच्चे को, बाथरूम चले जाओ, थोड़ा स्ट्रेच कर लो, थोड़ा जो भी कूद फाद लो, एंड देन कम बैक। मैक्सिमम स्टडी पीरियड 1 घंटा 1.5 घंटा से ज्यादा नहीं करना है। हर आधे घंटे में 5 मिनट का ब्रेक, हर 10 मिनट बाद 1 मिनट का ब्रेक, मैक्सिमम 1.5 घंटे का स्टडी पीरियड, फिर बाद में करो या अगले दिन करो। और सब्जेक्ट्स को भी ऑल्टरनेट करना है। अगर अगर स्कूल के पढ़ाई की बात चल रही है तो सब्जेक्ट्स को भी ऑल्टरनेट करना है। ब्रेक, ये क्या कहते हैं उसको, मटेरियल जो भी उसको सीखना है, जो भी उसको प्रैक्टिस करना है, उसको भी तोड़ तोड़ के करो। 10 सम्स अगर होमवर्क में दिया है तो 2 करो, अभी 10 नहीं करना है। मेनली किसी भी कोई भी काम अगर बच्चे से कराना है तो ये चीज ध्यान रखना है, द चाइल्ड शुड बी एबल टू सी द एंड ऑफ द टास्क। 2 का एंड देखना आसान है, 10 एंड आता ही नहीं है, इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, करना ही नहीं है। करेंगे, कर रही हूँ, हाँ हाँ, अभी कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, करते 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 3 घंटा निकल गया, वहीं बैठा हुआ बच्चा एक भी सम नहीं हुआ। तो या तो आप मटेरियल को ब्रेक डाउन करो चंक्स में, या आप टाइम को ब्रेक डाउन करो चंक्स में, दोनों भी करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट। टीचिंग का मेथड बदलो। इफ इट इज समथिंग थियोरेटिकल, लिखने का या सॉल्व करने का नहीं है, थियोरेटिकल है, तो देखो कि प्रैक्टिकली सिखा सकते हो क्या उसको। खुद पढ़ लो बुक्स, वॉक पे चले जाओ, कहानी के तौर पे बच्चे को सुनाओ। पता है तेरे बुक में मैंने आज ये चीज पढ़ा। छोटे बच्चों का तो जनरली जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो हमें बेसिक नॉलेज है ना हमारे लिए, तो पता है पत्ते ग्रीन क्यों होते हैं, रीड, अगर आपको नहीं आता उसके बुक में पढ़ लो ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि फिर then you talk about photosynthesis and chlorophyll, and then you talk about it absorbs the green color, reflects every other color out, that is why। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, तारे तारे जो है वो टिमटिमाते क्यों है, रिफ्रैक्शन, सारे जो कॉन्सेप्ट है आप प्रैक्टिकली, हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है तभी तो वो कॉन्सेप्ट है ना, तो प्रैक्टिकली दिखाओ। फिर जब आप बुक पढ़ोगे, याद है मैं ये बोल रही थी, द चाइल्ड हैज लर्न द कॉन्सेप्ट ऑलरेडी, देन यू सी कि जो भी लर्न करना है या लिखना है या जो भी करना है, अगर लैंग्वेज का बेस स्ट्रांग है तो अपने वर्ड्स में लिख ले। इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहा है मेरे लिए भी, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। और अगर आपको लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसको प्लीज शेयर जरूर करिए, एंड हम मैम की जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देन यू कैन कांटेक्ट विद हर, रीचिंग आउट टू हर ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम थैंक यू शुभांगी फॉर सो इनवाइटिंग मी। मच। ओके, बाय बाय। बाय।